नमस्कार, आप देख रहे हैं सेहत की बात अमर उजाला के साथ और मैं हूं आपके साथ डिपो सुई। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है मेरठ मेडिकल कॉलेज के ऑर्थोपेडिक सर्जन और एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शशांक जिंदल जी। डॉक्टर साहब, अमर उजाला पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब का बोन लॉस, ऑर्थोपेडिक्स और स्पोर्ट्स इंजरीज, इन सारी जो समस्याएं हैं उनमें एक लंबा अनुभव डॉक्टर साहब का रहा है। तो हमने डिसाइड किया क्यों ना डॉक्टर साहब से आज हड्डियों से जुड़ी बीमारियों को लेकर ही चर्चा की जाए। तो डॉक्टर साहब शुरू करते हैं। ये जो सेगमेंट है मुझे लगता है कि दर्शकों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। और आज के टाइम की अगर बात करें तो कम उम्र में भी लोगों की जो हड्डियां हैं, बच्चों की हड्डियां हैं, वो काफी कमजोर दिखती हैं या कमजोर हो रही हैं। तो इसके पीछे के रीजन क्या है? क्या आपका अनुभव क्या कहता है कि इसके क्या कारण ऐसे हैं कि कम उम्र में भी बच्चे बहुत एकदम वीक फील करते हैं या उनको जल्दी से फ्रैक्चर हो जाते हैं? देखिए, इसके कई सारे मल्टीपल रीजंस हैं। सबसे कॉमन रीजन जो आजकल है वो सीडेंटरी लाइफस्टाइल। जी। आजकल बैठने का काम ज्यादा है, ऑफिस वर्क ज्यादा है, ड्यूटी आवर्स लंबे होते हैं, बीच में रेस्ट नहीं मिलता है। और पेशेंट जो लोग होते हैं कम वॉक करते हैं, कम एक्सरसाइज करते हैं। तो सीडेंटरी लाइफस्टाइल सबसे मेन कॉज इसका होता है। और बात करते हैं तो ओबेसिटी, मोटापा यानी कि जो कि अपने आप में ही एक बहुत सारी प्रॉब्लम्स का कॉज है। और बोन्स के लिए तो वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। बोन्स की आपकी क्वालिटी खराब होती है, आपकी मसल स्ट्रेंथ कम होती है और आपके फ्रैक्चर होने के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आपका बैलेंस वो प्रॉपर नहीं हो पाता है आप ओबेसिटी की वजह से। और बात करें हम लोग स्मोकिंग, जो कि आजकल युवा लोगों में बहुत ही कॉमन है। तो स्मोकिंग, अल्कोहल, जो कि दोनों ही क्या करते हैं कि हमारे बोन्स की क्वालिटी खराब करते हैं, हमारे बोन्स में कैल्शियम का डिपोजिशन कम करते हैं। ठीक है। और अल्कोहल जो है वो क्या करता है कि एक तो आप अल्कोहल से इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, आप अल्कोहल लेंगे तो ऑब्वियसली। और अल्कोहल जो है आपका गट्स यानी कि आपके जीआई ट्रैक्ट से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी कम करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और रीजन है इसमें आपका स्टेरॉइड इनटेक। आजकल जो युवा लोग हैं वो स्टेरॉइड्स का बहुत ज्यादा सेवन करते हैं, स्पेशली जो एथलीट्स होते हैं या जो जिम गोइंग पर्सन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्टेरॉइड्स का इनटेक करते हैं, जो एक बहुत बड़ा रीजन है आपका बोन की क्वालिटी खराब होने का जो है। इसके अलावा क्रैश डाइट्स, जो कि फीमेल्स में आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है। वो सडनली खाना बंद कर देते हैं, जो कि बहुत खराब चीज है। उससे आपका सडनली मेटाबॉलिज्म वीक होता है। मेटाबॉलिज्म वीक होने से आपकी ओवरऑल हेल्थ भी खराब होती है। और अगर रीजंस की बात करें तो एक्सरसाइज ना करना, मैंने आपको बताया, या फिर अनदर रीजन ये है अगर आप इसकी बात करें तो कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी। विटामिन डी डेफिशिएंसी हमारे आजकल सोसाइटी में देखी गई एक रिसर्च में कि 80% अर्बन पॉपुलेशन जो है वो विटामिन डी डेफिशिएंट होती है। उसकी वजह यह है कि सन एक्सपोजर कम होना, ज्यादातर लोग इंडोर रहते हैं, कार्स में रहते हैं अपनी जो है। तो विटामिन डी का जो सोर्स है हमारा, जो सनलाइट सबसे ज्यादा, वो उनको नहीं मिल पाता है। स्पेशली वेजिटेरियन लोगों में, जो कि विटामिन डी के लिए और ज्यादा कोई सोर्स होता नहीं है वेजिटेरियन लोगों के लिए फूड में, वो डिपेंडेंट रहते हैं केवल सनलाइट पर। अगर सनलाइट ही नहीं मिलती है तो वो डेफिसिट हो जाता है इसमें। तो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन डाइट एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। नॉन वेजिटेरियन डाइट्स में विटामिन डी के सोर्सेज हैं, जैसे कि फिश हो गया या एग हो गया, लेकिन वेजिटेरियन लोगों के पास सिर्फ एक सनलाइट बचती है। तो वो एक बड़ा फैक्टर है। सीमित ऑप्शंस हैं उनके पास लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं विटामिन डी के। और कैल्शियम अगर आप कम लेते हैं, आप इनटेक कैल्शियम का कम करते हैं, आप मिल्क कम लेते हैं या आप मिल्क और प्रोडक्ट्स कम लेते हैं, तो एक वो रीजन होता है कि आपका बोन हेल्थ वीक हो जाती है। तो विटामिन डी जैसे आप बात कर रहे हैं कैल्शियम की, कैल्शियम को बढ़ाने के लिए क्या क्या ऐसा किया जाना चाहिए? कौन कौन सी ऐसी डाइट है, क्या कुछ ऐसी पर्टिकुलर डाइट है जो हमारे बॉडी में कैल्शियम के लेवल को बढ़ा के रखे? देखिए, कैल्शियम का कॉमन सोर्स ना मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, चीज ले सकते हैं, सन एक्सपोजर जैसे आप बता रहे हैं। कैल्शियम की बात कर रहे हैं, मिल्क ले सकते हैं आप, पनीर ले सकते हैं आप, सोया ले सकते हैं आप, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हैं, अंजीर अच्छा सोर्स है, आप नट्स ले सकते हैं। इन सब में कैल्शियम ज्यादा होता है। और विटामिन डी की बात करें तो फिर अगेन आपका सन एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर अब नए सोर्सेज आए हैं फोर्टिफाइड फूड, जिसमें मिल्क हो गया, जैसे वो विटामिन डी फोर्टिफाइड आता है, कुछ सीरियल्स विटामिन डी फोर्टिफाइड आते हैं, वो आप ले सकते हैं। सन एक्सपोजर लेने का भी एक प्रॉपर तरीका होता है कि आपको एटलीस्ट 15 से 20 मिनट सन के साइड फेस करते हुए, आपकी बैक जो है सन को फेस करे और कम कपड़ों के साथ आप बैठे, कोई गिलास ना हो, और 15-20 मिनट लगातार बैठे। 10 से 12 बजे का टाइम लगभग जो होता है वो बेस्ट टाइम होता है सन एक्सपोजर का। जी।
और अगर बात करें कि महिलाओं की, अगर हम बात कर रहे थे कि महिलाओं में जो खाना छोड़ देना या कम खाना, डाइटिंग करना, इस तरह के जो आदतें हैं वो भी आपकी हड्डियों को कमजोर बना सकती है। तो बिल्कुल। इसमें हम और क्या ऐसी चीजें ध्यान रख सकते हैं कि महिलाओं को क्या ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आपने और कारण बताए हैं, तो क्या कुछ और ऐसा है कि महिलाएं अपनी हड्डियों को मजबूत करने के लिए वो शुरुआत से क्या क्या चीजों का ध्यान रखें? देखिए, हड्डियां मजबूत करने के लिए क्रैश डाइट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हड्डियां मजबूत करने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, आप हाई प्रोटीन लें, ओके। हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन। एटलीस्ट आप 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन लें, ओके। जो कि आपको बेसिक रिक्वायरमेंट है। यानी आपका वेट यदि 50 केजीज है तो आपको एटलीस्ट पर डे 50 ग्राम प्रोटीन खाना है आपको। ओके। ठीक है, साथ में आपको हड्डियों को और मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग वेट लॉस करने के लिए कार्डियो बहुत करते हैं। जी ठीक जी है? जी, बिल्कुल। जबकि वेट लॉस करने के लिए कार्डियो नहीं होता है। वेट लॉस करने के लिए आपको वेट ट्रेनिंग करनी है। वेट ट्रेनिंग से आपका मेटाबॉलिज्म स्पीड अप होगा और आपकी हड्डियां भी मजबूत होंगी, साथ में मसल की आपकी पावर बची रहेगी। साथ में आप कार्डियो करें, लेकिन कार्डियो बहुत एक्सेसिव ना करें। कार्डियो इतनी ना करें कि आप जो साथ में आपका फैट भी बर्न होने, फैट के साथ मसल्स भी बर्न होने लगे। आपको कार्डियो मिनिमल रखना है और आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर ज्यादा ध्यान देना है। ओके। फीमेल्स में एक और प्रॉब्लम आती है मेनोपॉज की। मेनोपॉज के बाद, यानी कि आपकी पीरियड्स खत्म होते हैं, उसके बाद क्या होता है, बॉडी में हार्मोन्स का ऐसा कुछ समीकरण बैठता है कि आपका एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है, जो कि बहुत जरूरी होता है आपकी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए। तो कोशिश करें कि आप जो है, आपका जितना प्रोलॉन्ग आप अपना मेनोपॉज है उसको कर सकें, जो कि कुछ खाने से भी इम्प्रूव होता है। ओके। और अर्ली हिस्टेक्टमी, जो कि आजकल हमारे समाज में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कि आपकी बहुत जल्दी हिस्टेक्टमी कर दी जाती है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आपको जरा सी ब्लीडिंग है, छोटा सा फेब्रॉइड है, तो आपको तुरंत डॉक्टर एडवाइस कर देंगे कुछ लोग कि आपको भी हिस्टेक्टमी करा दें। जबकि हिस्टेक्टमी को आप बचाया जा सकता है, और हिस्टेक्टमी करने के बाद बहुत तेजी से आपकी बोन्स वीक होती हैं। ओके। तो आपको हिस्टेक्टमी प्रिवेंट करना बहुत जरूरी है। तो ये किस तरीके से होता है, अगर इसको साधारण भाषा में हम लोग जानना चाहें, हमारे दर्शक भी, मुझे लगता है कि ये टर्म शायद नहीं समझ पाए, तो इसको ये क्या होता है? का मतलब होता है बच्चेदानी का निकलवाना जी। जो कि कुछ प्रॉब्लम जैसे कि ब्लीडिंग होना, फेब्रॉइड होना या ट्यूमर होना, इन सब की वजह से निकाला जाता है। लेकिन इसमें से अधिकतर बीमारियां ऐसी होती हैं जिसको दवाई से भी कंट्रोल करा जा सकता है। ओके। बच्चेदानी निकलवाने का ऑप्शन आपको नहीं ऑप्ट करना पड़ेगा। ओके। तो ऐसी कंडीशन आप अच्छे डॉक्टर से मिलें जो आपके इसको प्रिजर्व कर सकें, आपके जो यूट्रस को बचा सकें। ओके। जिससे कि यूट्रस बचेगा तभी आपका हार्मोन्स का जो बैलेंस है बॉडी में वो ठीक रहेगा, तभी आपकी बोन्स और ओवरऑल हेल्थ ठीक रहेगी। ओके। अगर एक चीज और अगर देखें तो महिलाओं में मोस्ट ऑफ 30 या 40 की एज में, इवन सिर्फ महिलाओं में नहीं, पुरुषों में भी ये चीज देखने में आती है कि घुटनों में दर्द होना, जॉइंट्स में दर्द होना, तो इस तरह की जो कॉमन समस्याएं हैं, क्या आपको भी लगता है आपके पास इस तरह के पेशेंट्स आते हैं? अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे जॉइंट प्रॉब्लम्स जल्दी हो गई है, जो पहले 50s में होती थी या 40s में स्टार्ट हो गई है। उसकी अगेन वजह है कि तो ओबेसिटी, आप ओबीस होंगे तो ऑब्वियसली आपके जॉइंट्स पे लोड ज्यादा आएगा, अर्ली कार्टिलेज वियरिंग होगी। कार्टिलेज जो हमारे जॉइंट के ऊपर एक पतली लेयर होती है वो जल्दी घिसती है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अगेन स्मोकिंग बहुत बड़ा रीजन है आपका। स्पोर्ट्स इंजरीज भी कॉमन है। अगर आपका लिगामेंट टियर हो गया या आपको फ्रैक्चर हो गया है, आपका घुटने के आसपास फ्रैक्चर हो गया, तो वो भी एक वजह होती है। घुटने में पीरियड ऑफ टाइम आर्थराइटिस कर देगा और आपको वो परेशान कर सकता है। यंग एज में आजकल ये ज्यादा देखा गया है। जैसे अभी आपने फ्रैक्चर्स की बात करी है, तो फ्रैक्चर होना जब हम बाहर आउटडोर गेम्स में होते हैं या फिर हम स्पोर्ट्स में होते हैं तो बहुत कॉमन सा चीज है, या फिर ऐसे भी आप सीढ़ी से गिर गए या बाथरूम में फिसल गए, बहुत सारी ऐसे कॉमन चीजें आती है। तो फ्रैक्चर होना क्या है और फ्रैक्चर होने पे कितना घबराना चाहिए, या कब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए? देखिए, फ्रैक्चर्स क्या होता है, बेसिकली हड्डी का टूटना सब लोग जानते हैं। फ्रैक्चर प्रिवेंशन पे हम लोगों को ध्यान ज्यादा देना चाहिए, क्योंकि टूटने के बाद तो ऑब्वियसली आप डॉक्टर के पास जाएंगे। बिल्कुल। प्रिवेंशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, ओल्ड एज लोगों में स्पेशली आप क्या कर सकते हैं कि आप उनको सपोर्ट दें। सपोज आप वॉशरूम में जाते हैं, तो वॉशरूम में एक तो आपका मैट स्लिपरी ना हो, आपकी साइड रेल्स लगी हुई हो, प्रॉपर लाइटिंग हो, एक सायरन बटन हो या इमरजेंसी बटन हो जिसको दबाकर आपकी हेल्प के लिए वो बुला सके। ये करना है। साथ में ओल्ड एज पीपल जो है उनकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप उनको बोले रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करें, यानी घर पे ही वो कुछ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। साथ में कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लें। ठीक है। और टाइम टू टाइम ऑर्थोपेडिक सर्जन को अपना चेकअप कराएं। जो है फ्रैक्चर हो जाने पर घबराना नहीं चाहिए। फ्रैक्चर के बहुत सारे इलाज हैं। आप छोटे फ्रैक्चर्स हैं वो प्लास्टर से ठीक हो जाते हैं। अगर ज्यादा बड़ा फ्रैक्चर हो गया तो फिर उसके लिए सर्जरीज भी अवेलेबल है। घबराना भी नहीं चाहिए। तो
कब आपको ऐसा लगता है कि कौन सा टाइम सर्जरी के लिए बेस्ट होता है, या मान लीजिए फ्रैक्चर है तो फ्रैक्चर नॉर्मल प्लास्टर से ठीक हो सकता है, या फिर कब उसको सर्जरी के लिए देखिए जाना चाहिए? फ्रैक्चर्स के बहुत सारी वैरायटी होती है, फ्रैक्चर एक तरीके का नहीं होता, हमारी बॉडी में इतनी सारी हड्डियां हैं और वो बहुत सारे तरीके से टूट सकती हैं। हम्म। तो ये डिपेंड करता है कि आपका कौन सा फ्रैक्चर है। ओके। बहुत सारे फ्रैक्चर्स ऐसे होते हैं जो प्लास्टर से भी ठीक हो सकते हैं, हम्म। कुछ फ्रैक्चर्स ऐसे होते हैं जो दोनों चीज से ठीक हो सकते हैं, ओके। और कुछ फ्रैक्चर्स ऐसे होते हैं जिनमें ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, वो बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं होते हैं। स्पेशली अगर आप से बात करेंगे ओल्ड एज में, अगर आप हिप जॉइंट का फ्रैक्चर हो जाए ओके। तो वो फ्रैक्चर आपको मोर और लेस आपको ऑपरेट कराना ही पड़ेगा। तो कुछ फ्रैक्चर्स होते हैं जिनमें ऑपरेशन, कुछ में जिनमें प्लास्टर से ठीक हो जाता ओके। जैसे मान लीजिए किसी को शोल्डर में या बाजू में फ्रैक्चर हो गया है, या पैर में लेग में फ्रैक्चर हो गया है, तो वो कितनी ड्यूरेशन में रिकवर कर लेता है, मतलब ठीक हो जाता है, या किस तरह का ध्यान रखना चाहिए अगर फ्रैक्चर आपको हुआ है है। तो? देखिए अगर आप बात करें जो है फ्रैक्चर जो है, हर बोन का अलग एक टाइम होता है फ्रैक्चर ओके। जोड़ने का। छोटी बोन्स होती हैं वो जल्दी जुड़ती हैं, अच्छा। बड़ी बोन्स जो है वो देर में जाकर जुड़ती हैं। लेकिन हम लोग फिर भी रफली एक 100 दिन का टाइम मानते हैं कि 100 दिन में एक फ्रैक्चर ओके। जुड़ जाता है। हम लोग लगभग ये मान के चलते हैं, और वो अगेन फ्रैक्चर पर डिपेंड करता है कि उसका ट्रीटमेंट कैसा फ्रैक्चर है? हाँ, ओके। कैसा फ्रैक्चर है तो आपको इसका कहने का मतलब ये है कि आपको एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। बिल्कुल बिना उसके आप ओके। पॉसिबल नहीं है, घर पे ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है फ्रैक्चर का। कई बार ये भी होता है कि जैसे खेल खेल में उंगलियों का ये जो नकल से ये निकल जाना, जी। या कंधे का एकदम से टेढ़ा होके निकल जाना, या घुटने का इस तरह से, तो क्या उसमें बहुत घबराने वाली बात है? उसको नहीं कई बार नहीं होता है सीधा कर दिया और वो ठीक हो गया, वो ऐसे ही चलता रहता है, तो ये नहीं, नॉर्मल है? देखिए अगर आपको कहीं भी चोट है और आपको लग रहा है कि वो फ्रैक्चर, तो आपको डॉक्टर को दिखाना ही चाहिए। कई बार लापरवाही हो जाती है, हम लोग घर पे इलाज करते रहते हैं, अक्सर उसमें खराब होने की कंडीशन ज्यादा रहती है। या हमने किसी पहलवान को दिखा दिया या किसी जर्रा को दिखा दिया, वो और ज्यादा चीजों को खराब कर देता है। ओके। अगर वो हड्डी टेढ़ी जुड़ गई या वो टेढ़ जॉइंट उतरा हुआ है, आपने उसको वैसे ही छोड़ दिया, तो फिर वो लेटर ऑन बहुत मुश्किल हो जाता है मुश्किल खड़ी कर उसको। सकता है। हाँ, उसको सही करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फ्रेश इंजरीज को ठीक करना कहीं ज्यादा आसान है इन कंपैरिजन ओल्ड इंजरीज को ठीक करना। ओके। ये जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि फ्रैक्चर की, तो हड्डी टूट जाने पे कैसे पता चलेगी यार इसमें, हाँ ये हड्डी टूटी है, या फिर दर्द होता है, किस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं ताकि आम आदमी पहचान सके कि हाँ हड्डी में कुछ तो फ्रैक्चर हुआ है? देखिए हड्डी टूटने के कई सारे लक्षण होते हैं। आपको दर्द होगा, हम्म। आपको दबाने से दर्द होगा जिसको ओके। टेंडरनेस बोलते हैं, ओके। आपको आगे के मूव करने में पेन होगा, आगे का लिम्ब जो है वो मूव करने में पेन होगा, स्वेलिंग बहुत ज्यादा आएगी, ओके। हो सकता है रेडनेस थोड़ी आ जाए, लाल हो जाए वहां से। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हड्डी टूटने में सिम्टम होता है वो होता है क्रेपिटस, यानी कि यदि आपको कट कट की आवाज आ रही है, अच्छा। यदि उस लिम्ब में आपको हल्की कट कट की आवाज आ रही है, तो वो मोरलेस वो फ्रैक्चर ही है। ये पैथोग्नोमिक साइन बोलते हैं। यदि कट कट की आवाज आ रही है, वो थोड़ा सा हिल रहा है, तो आप समझ जाए कि फ्रैक्चर तो हो चुका है। ओके। कई बार ये भी होता है कि जैसे किसी जगह पे हड्डी में लग रहा है आपको कि हड्डी टूटी है, और वहां पे कोई किसी तरह की गांठ बन जाना, इस तरह से भी कुछ होता है? हाँ, हड्डी टूटने के बाद क्या होता है, जो टूटी हुई हड्डियां होती हैं उसमें से ब्लड निकलता है, ओके। हेमाटोमा निकलता है, तो वो वहां पर गांठ बना देता है। वो एक नॉर्मल प्रोसेस है, वो जरूरी होता है हड्डी फ्रैक्चर हीलिंग में। तो कई बार ये भी होता है कि एक्सरे आपने करा लिया, लेकिन एक्सरे कराने के बावजूद आपके पेन नहीं जा रहा है और आपको लग रहा है कि कुछ तो प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन पे क्या करना चाहिए? एक्सरे कराया आपने, यदि फ्रैक्चर नहीं आया तो हो सकता है कि आपको सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो, आपके आसपास का मांस फट गया हो। उस कंडीशन में आपको अगेन जो है सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आपको यदि लग रहा है कि सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, तो आपको कोई भी गर्म चीज नहीं लगानी है, जो कि नॉर्मली हम लोग गलती करते हैं कि उसमें आइडेक्स लगा दिया या वॉरेनिन लगा दिया। कभी भी चोट लगती है तो इनिशियल 24 कई बार तो सिकाई करने का भी एक बिल्कुल नहीं करते बहुत चलन आम लोगों में तो यही होता है कि अगर कुछ भी हुआ है तो गर्म बॉटल लिया या कुछ भी पैड लिया तो उससे सिकाई कर दिया। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम लोगों को ये नहीं पता होता है कि अगर चोट लगी है तुरंत क्या करना है। चोट लगने पर तुरंत 24 से 48 आवर्स तक बर्फ की सिकाई करनी होती है। ओके। आप बर्फ को कपड़े में रखें, उसको जहाँ पे चोट लगी वहां लगाएं। इनिशियली कोई भी गर्म चीज नहीं लगानी होती है, जैसे आइडेक्स, वॉरेनिन, कोई भी चीज लगानी होती है। उससे क्या होता है, अगर आप कोई गर्म चीज लगाएंगे जो खून की नसें हैं वो और ज्यादा खुल जाएंगी और ज्यादा ब्लीडिंग होगी, स्वेलिंग बढ़ाएगी। तो इनिशियल 24 to 48 आवर्स तक कोई भी उसमें गर्म चीज नहीं लगानी है, सिर्फ बर्फ की सिकाई करनी है। सेकेंडली उसमें कोई भी मालिश नहीं करनी है। बच्चों को चोट लग जाए, हम लोग सडनली क्या करते हैं, बच्चों को मालिश करने लगते हैं। बिल्कुल नहीं करनी होती है मालिश, बिल्कुल नहीं करनी है। आप सिर्फ आइस लगाएं, और अगर पेशेंट को, बच्चे को दर्द ज्यादा है तो आप सिरप दें दर्द का या फिर गोली दे सकते हैं। ओके। तो अब बात करते हैं पीठ दर्द की, जो एक बहुत कॉमन समस्या है, चाहे हम ऑफिस में हो चाहे घर की महिलाएं, तो यही कहते कहते आप सुनते होंगे कि पूरा दिन हो गया काम करते करते कमर में दर्द हो रहा है, और इवन आप ऑफिस से घर पहुंचते हैं कि आज से पूरा दिन हो गया बैठे बैठे कमर बहुत बुरी तरह दर्द कर रही है। तो पीठ दर्द हड्डियों से कैसे जुड़ा है,
और इसको कैसे हम रिकवर कर सकते हैं, इसका कैसे ध्यान रख सकते हैं, इसके लक्षण क्या हैं, कि पीठ दर्द कैसे इसको हम देख सकते हैं कि क्या हमारी हड्डियां कमजोर हो रही है, हमें पीठ दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है तो? देखिए, बैक पेन के बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं अगेन, मगर कॉमन कॉजेज की बात करें तो सबसे पहले तो मसल स्पाज्म आना। ठीक है, आप प्रॉपर पोजीशन में आप बैठे नहीं है, या प्रॉपर पोजीशन में आप लेटे नहीं है, आप सोए तो आप गलत पोजीशन में सो गए, ओके। आप पेट के बल सो गए, तो या फिर आपका जो है काम करने का तरीका, आप आगे झुक कर काम करते हैं, या आप बहुत देर लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, बहुत देर आप मोबाइल पे काम कर रहे हैं, आगे झुक कर रहे हैं, तो ये सब आपका पीठ दर्द बढ़ाएगा, इसमें मसल आपका स्पाज्म में चली जाती है। सेकंड रीजन हो सकता है पीठ दर्द में आपका विटामिन डी डेफिशिएंसी हो, जो कि बहुत ही कॉमन है आजकल, मैंने आपको बताया। कैल्शियम डेफिशिएंसी हो सकती है, और अगर बात करें तो स्लिप डिस्क, एक ये बहुत कॉमन है, बहुत बिल्कुल मैं कॉमन इसी पे चीज आने वाली थी है। अभी। हाँ, कॉमन जी। चीज है, इसमें स्लिप डिस्क हो जाएगी आपकी, तो आपको कमर में दर्द होगा, और हो सकता है वो कमर का दर्द आपके बैक ऑफ थाई से होते हुए बैक ऑफ लेग तक और ओके। पंजे तक जाए, पैर में झंझनाहट करे या सुनपन करे, ये सब सिम्टम्स आ सकते हैं। और बात करें आगे चल के तो ऑस्टियोपोरोसिस, जी जी जी। बुढ़ापे में अगर हड्डियां कमजोर हो जाती हैं तो वो बैक पेन लाती हैं साथ में आपकी हड्डी की क्वालिटी खराब होगी, आपकी हो सकता है कि फ्रैक्चर भी हो जाए इजीली, आप गिरे हल्का सा भी ओल्ड एज में और आपको कमर की रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर हो गया, वो भी एक वजह हो सकती है। अगर फिर इसके अलावा बात करें तो ट्रॉमा, अगर आपको चोट लगी है तो ऑब्वियसली तो आपको पीठ दर्द होगा ही होगा। ये सारे कॉमन कॉजेज हैं। इनके अगर बचाव की बात करें तो आपको बोन्स को स्ट्रांग रखना है, अगेन आपकी कैल्शियम, आपका विटामिन डी लेवल ठीक रहना चाहिए, आपको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि स्पेसिफिकली टारगेट करती हैं आपकी बैक को, लोअर बैक को, और उसी बहुत सारी एक्सरसाइजेज अवेलेबल है आजकल यूट्यूब पे, उन एक्सरसाइज को आप देखें और उनको फॉलो करें तो आपकी मसल स्ट्रेंथन होंगी और वो ठीक होगा। सेकेंडली, आप अगर वेट ओवर वेट है तो अगर अगेन वेट का जो सारा जो आपका लोड आएगा वो बैक पे आएगा। आप अगर आपका जो है आपका पेट ज्यादा है तो आपका बैक पेन होना बहुत लाजमी है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बात करें, आप ओल्ड एज में अगर बहुत ज्यादा ऑस्टियोपोरोसिस है तो अगेन डॉक्टर से मिलें, उसकी बहुत सारी मेडिकेशंस होती हैं, इंजेक्शंस भी आते हैं, टैबलेट्स भी आती हैं, जो कि आपकी कैल्शियम को आप रिप्लेनिश करती हैं दोबारा से। तो जैसे हम बात कर रहे हैं रीढ़ की हड्डी की, कई बार लोगों की रीढ़ की हड्डी की बनावट बहुत डिफरेंट होती है। कुछ लोगों की जो रीढ़ की हड्डी है वो बाहर उभरी हुई होती है, कुछ लोगों की रीढ़ की हड्डी जो होती है वो सीधी होती है, तो क्या ये भी कुछ ये भी एक रीजन होता है? ये भी एक रेयर सिम्टम, रेयर रीजन है, रेयर कॉज है, लेकिन हो सकता है। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी साइड में बेंड है, स्कोलियोसिस है, या पीछे की तरफ बेंड है, काइफोसिस है, तो वो उस कंडीशन में आपको बैक पेन होगा, लेकिन रेयर है, लेकिन हो सकता है बिल्कुल। हड्डियों से आवाज आना एक बहुत कॉमन सा चीज है कि आप कमर एकदम, जिसको बोलते हैं चटकना एक तरह से, साउंड आना। जी बिल्कुल। और ये घुटनों में भी होता है कई बार कि आप चल रहे हैं लेकिन आपकी हड्डियों से एक अलग तरह की आवाज हो रही है, तो वो क्यों होता है और क्या ये भी कोई बीमारी का कोई लक्षण हो सकता है? देखिए, हड्डियों में जो आवाज आती है बेसिकली 2-3 रीजन की वजह से आती है। कई बार एयर बबल्स करते हैं, या फिर आपका टेंडन्स आपके जो स्ट्रेच हो जाते हैं, या फिर लिगामेंट्स थोड़े सरकते हैं। लिगामेंट स्ट्रेच होना, ये टेंडन सरकना, ये सब कॉमनली प्रॉब्लम्स है जो कि आपको स्नैपिंग साउंड लाते हैं। नॉर्मली ये बहुत लोगों के होता है स्नैपिंग साउंड, अनटिल अनलेस कोई साथ में सिम्टम नहीं है तो ये हार्मफुल नहीं है। ओके, साथ में सिम्टम्स जैसे आप बात करें तो किस तरह के? पेन, आपको पेन होना, स्वेलिंग आना जॉइंट में, या फिर आपको जॉइंट स्टिफ हो जाना, लॉक हो जाना, आप नी को आपका लॉक हो गया, मुड़ नहीं रहा है या सीधा नहीं हो रहा है, या फिर एक्सेसिव रेडनेस आना। ठीक है, या मल्टीपल जॉइंट्स आपके अगर पेन कर रहे हैं साथ में स्नैपिंग साउंड आ रही है, तो ये सारे सिम्टम्स अगर स्नैपिंग साउंड के साथ एसोसिएटेड है तो सिग्निफिकेंट है, अदरवाइज सिग्निफिकेंट नहीं होता है स्नैपिंग साउंड। ओके जी डॉक्टर साहब, एक चीज और अभी जो मैं दिमाग में मुझे आ रही है कि मोस्ट ऑफ कई बार होता है कि बैठे हैं लोग और उंगलियां चटकाते रहते हैं ऐसे, तो ये नॉर्मल है या फिर ये किसी खतरे की निशानी है? ये नहीं करना चाहिए। अगर आप नॉर्मली आप बैठे हुए आप अपने उंगलियां नकल्स को आप क्रैक कर रहे हो या फिर उंगलियों क्रैक कर रहे हो, तो ये आपके जॉइंट्स खराब करता है। ये नहीं करना चाहिए, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको भी ये आदत है तो आज ही आप ये आदत छोड़ दीजिए। और अब हम बात करेंगे घुटनों के दर्द की। 40 के बाद अक्सर घुटनों में दर्द की समस्याएं होने लगती हैं, तो घुटनों में जैसे अभी हम इस तरीके से बैठे हैं, पैर के ऊपर पैर करके रख के बैठना, तो घुटने एक तरह से लॉक हो जाना, अभी आपने एक शब्द यूज किया था, तो वो क्या होता है? घुटने लॉक होते हैं अगर आपका मेनिस्कस या लिगामेंट इंजरी है। अगर आपके घुटने के अंदर जो 3-4 लिगामेंट्स होते हैं, 2 मेनिस्कस होते हैं, यदि उसमें कोई इंजरी हुई है तो लॉकिंग के चांसेस उसमें रहते हैं। बात करें 40+ घुटने, नॉर्मली वियर एंड टियर तो बॉडी में होता ही है, कुछ लोगों में जल्दी वियर एंड टियर होता है। जो मैंने सिम्टम, जो आपको मैंने रीजंस बताए हैं, सब वो रीजंस में होते हैं। और रही बात है ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट जो है इसमें आपका
अगेन जैसे बैक की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे ही घुटने की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होती है। इसमें हम क्वाड्रिसेप जो आगे की मसल्स होती हैं इनको मजबूत बनाने की स्पेसिफिक एक्सरसाइज होती हैं, वो Okay. करना होता है। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करना होता है, जो पीछे की बैक ऑफ थाई की मसल्स है उनको स्ट्रेचिंग करनी होती है। बहुत देर तक आपको स्क्वाट नहीं करना है, आपको Okay. स्क्वेटिंग अवॉइड करनी होती है। आपको क्रॉस लेग जो पलाथी मार के हम लोग बैठते हैं वो नहीं बैठना होता है। स्टेयर्स कम से कम चढ़ना होता है। ये सारी एक्टिविटीज करनी होती है। कैल्शियम विटामिन डी सफिशिएंट अमाउंट में आप लें, ये सब एक्टिविटीज से आप घुटने बचा सकते हैं। कैल्शियम विटामिन के जैसे आप सप्लीमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो वो कितनी मात्रा में लेने चाहिए? कई बार होता है कि घर में रखे हैं और आपने खा लिए, कि आपने बोला कि कैल्शियम की कमी हो रही है, ये पता चल गया तो बस घर में रखे हैं तो आपने खा लिए, तो क्या वो खतरनाक हो सकते हैं और कितना लेना चाहिए? बिल्कुल, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में 1 ग्राम से लेकर 1.2 ग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से होती है। हाँ, जी। जिसमें काफी मात्रा में हम लोग अपनी डाइट से मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं ले पाते हैं तो फिर हमको सप्लीमेंट लेने चाहिए। Okay. विटामिन डी हमको 60,000 यूनिट्स इंटरनेशनल यूनिट्स पर वीक लेनी चाहिए, जो कि हमको वेज डाइट से तो नहीं मिलती है जैसे मैंने डिस्कस किया, लेकिन नॉन वेज से हमें कुछ मात्रा में वो मिल जाता है। बस। ओके, तो क्या पर ग्राम, मुझे लगता है कि बहुत लोग नहीं समझ पाएंगे, तो ऐसे नॉर्मल डाइट में बात करें कि आपको कितना बादाम खाना है या कितना देखिए, अगर काजू खाना कैल्शियम है। आप लेना चाहते हैं सफिशिएंट अमाउंट में, तो 2 गिलास दूध और 1 कप आपका दही, ये सफिशिएंट है आपका एक दिन के कैल्शियम फॉर वन डे। बिल्कुल। और अब बात करेंगे नी रिप्लेसमेंट की और हिप रिप्लेसमेंट, जो बहुत ही कॉमन समस्या अभी आपने बताया जैसे कि, तो ये कैसे होता है, कब होता है, इसके बारे में हमारे देखिए, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी आपको तब करानी पड़ती है जब आपका कंजर्वेटिव मेथड सारे फेल हो जाते हैं। यानी कि आपने फिजियोथेरेपी भी कर ली, आपने मेडिसिन भी ले ली, आपने जो है एक्सरसाइज भी कर ली, सब कुछ करके देख लिया, तब आपको नी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है। ओके। आइडियली क्या होता है हमारे, मतलब एक्चुअली क्या होता है, हमारे घुटनों में हमारे कार्टिलेज होते हैं, जो बोन्स के ऊपर एक पतली सी लेयर होती है जो कि घिस जाती है। यदि वो एक बार घिसनी स्टार्ट हो गई और आपकी नी बोन, थाई बोन और लेग बोन आपस में रब करने लगी, घिसने लगी, उस कंडीशन में आपको नी रिप्लेसमेंट कराना ही पड़ता है। उस टाइम कोई ऑप्शन बचता नहीं है आपके पास जो है। और नी रिप्लेसमेंट के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। हिप रिप्लेसमेंट थोड़ा डिफरेंट है। हिप रिप्लेसमेंट इजीली जो है नॉर्मली होता नहीं है अनटिल अनलेस आपको कोई बीमारी हो। तो हिप रिप्लेसमेंट के भी आउटकम अच्छे हैं, नी रिप्लेसमेंट के आउटकम भी अच्छे हैं। ओके। कई बार लोगों में बहुत डर होता है कि नी रिप्लेसमेंट के बाद में घुटने पहले की तरह नहीं रह जाते और पहले की तरह काम नहीं करते, तो क्या ये सिर्फ मिथ है या फिर? ये मिथ है। एक्चुअली क्या है कि अब से 20-25 साल पहले जो टेक्निक थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, तो वो ही मिथ्स जो है कंटिन्यू चला आ रहा है कि अब घुटना बदलने के बाद आप चलने फिरने लायक नहीं रहते। 20-25 सालों में टेक्निक और जो इम्प्लांट है जो अंदर डालते हैं हम लोग, उसमें बहुत अच्छा मॉडिफिकेशन हुआ है। तो उसकी वजह से अब आजकल के टाइम में 95 to 98% पेशेंट जो है वो सेटिस्फाइड है नी रिप्लेसमेंट से, जो कि 20 साल पहले वो कंडीशन नहीं थी। तो आउटकम बहुत अच्छे हैं, उससे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो नी रिप्लेसमेंट की अगर बात करें तो किस एज में जाके लगता है, जरूरत महसूस होती है कि हाँ ये नी रिप्लेसमेंट की इसको जरूरत लग रही है? देखिए, मैं अपने पेशेंट्स को ऐसे बताता हूँ, यदि आप अपने रोजमर्रा के काम बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं घुटने दर्द की वजह से, एक पॉइंट, आपको 6 हफ्ते से ज्यादा दर्द है जो कि दवाइयों से नहीं जा रहा है, या आपको 1 हफ्ते में कम से कम 3 दिन आपको पेन किलर्स लेने पड़ रहे हैं, ये सारे सिम्टम्स यदि आपको हैं तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके नी रिप्लेसमेंट के बारे में पूछना चाहिए। ये बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो थी नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट की बातें, और बोन हेल्थ को कैसे हम स्वस्थ रख सकते हैं और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हमारी हड्डियों को कमजोर बनाती हैं, कौन कौन सी ऐसी आदतें हैं जिनको हमें बिल्कुल छोड़ देना चाहिए अगर हमें बोन हेल्थ को अपना परफेक्ट रखना है। तो देखिए, आइडियली आपको क्या करना चाहिए, आपको बोन हेल्थ और ओवरऑल हेल्थ के लिए आपको वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस अपने शेड्यूल में जरूर लानी पड़ेगी। वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस सबसे नंबर 1 पे होनी चाहिए, जो कि हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ बॉडी बिल्डिंग में काम आती है, लेकिन वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस से आपकी बोन्स और आपकी मसल्स बहुत स्ट्रांग बनती है। सेकेंडली, आप कार्डियो करना चाहते हैं तो आप पर डे 7,000 to 10,000 स्टेप्स अपने मोबाइल में चाहे कोई ऐप लगा लें, उससे आप काउंट करें, आप मिनिमम इतना वॉक करेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको पर डे एटलीस्ट 3 से 4 लीटर पानी आपको पीना चाहिए। ओवरऑल हेल्थ के लिए आपकी बात करें तो, यानी कि आपको 12 से 14 गिलास, 16 गिलास। जैसे सर्दियों का मौसम है तो बहुत ज्यादा प्यास नहीं लगती है, गुनगुना पानी आपको, तो 4 लीटर आपको पीना ही पीना है। 3 लीटर आप ले सकते हैं। हाँ, 3 लीटर पानी आप ले सकते हैं। एक प्रॉपर स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम अक्सर नेग्लेक्ट कर देते हैं। 7 to 8 आवर्स की स्लीप लेना ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट बोन्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है, यदि हम नींद नहीं लेंगे तो हम लोग दिन भर स्ट्रेस में रहेंगे। स्ट्रेस में रहेंगे तो कॉर्टिसोल लेवल बॉडी में जो एक हार्मोन होता है उसका इंक्रीज करेगा। वो कॉर्टिसोल क्या करता है, आपकी बोन्स को
ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ा करके वीक करता है, पतली बनाता है। तो आपको दिन में 24 घंटे में 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और इम्पोर्टेंट, खाने में प्रोटीन आपको बहुत बढ़ाना चाहिए। प्रोटीन हम लोग इंडियंस में प्रोटीन की डेफिशिएंसी 80%, मैंने आपको बताया, अर्बन पॉपुलेशन में 80% लोग जो है वो प्रोटीन डेफिसिट होते हैं। तो आपको प्रोटीन सोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे, पर डे प्रोटीन आपको बढ़ाना पड़ेगा जो है। प्रोटीन लेने का सही तरीका कुछ ऐसा प्रोटीन लेने का तरीका डिवाइडेड डोज में लेना होता है। ओके, आप एक साथ ना प्रोटीन लें एक बार में, नहीं तो क्या होगा, आपको इंडाइजेशन होगा, नहीं तो आपको फ्लैटुलेंस होगा, आपको गैस बनेगी। आप तीनों टाइम पे डिवाइडेड डोज में प्रोटीन लें, तीनों मील में आप प्रोटीन लें, मॉर्निंग में, नून में और इवनिंग में। जी जी जी। आप डिवाइडेड डोज में लेंगे तो आपको ये बावल की जो प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रोटीन लेने के बाद थोड़ा ब्लोटिंग होती है, आपको पेट में दर्द हो रहा है या गैस बनना, ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो वो आपको रिड्यूस हो जाएगी। तो प्रोटीन की मात्रा आप सफिशिएंट रखें। आप सन एक्सपोजर रखें, अगर आप सन एक्सपोजर नहीं रख सकते हैं 15 से 20 मिनट का दिन में, तो आप फिर सप्लीमेंट लें। बहुत इजी है, आप कहीं से भी विटामिन डी के पाउचेस मिल जाते हैं, वो हफ्ते में एक पाउच लें तो आपका विटामिन डी पूरा हो जाएगा। कैल्शियम अपनी डाइट में इंक्रीज करें। और अवॉइड करने वाली चीजें बात करें तो आपको स्मोकिंग, अल्कोहल बिल्कुल अवॉइड कर देना। आप अल्कोहल चाहे कम मात्रा में लेते हैं, वो भी आपको बहुत नुकसान देता है। जैसे एक्सरसाइज, आप कोई भी एक्सरसाइज करो आपको फायदा करती है, कुछ कम करती है, कुछ ज्यादा करती है, ऐसे ही अल्कोहल का उसका अपोजिट, आप कम मात्रा में लें, ज्यादा मात्रा में लें, इसके ऊपर स्टडी हो चुकी है, वो आपको नुकसान नहीं देगी। बिल्कुल है। और आज के टाइम पे अगर बात करें तो पार्टीज और यूथ की बात करें तो ये बहुत कॉमन सा हो गया है, स्मोकिंग एंड अल्कोहल। और अगर आप में भी आदत है तो आपको ये बात मुझे लगता है कि बहुत गौर से सुननी चाहिए डॉक्टर साहब की। जी। साथ में आपको जो अपना वर्क प्लेस पे आप ध्यान रखें कि आप बहुत लंबे टाइम तक बैठे ना एक पोजीशन में, थोड़ा वॉक करें बीच में जो है। आपका जो लैपटॉप है या आप मोबाइल से काम कर रहे हैं तो आपकी आई लेवल पे हो, आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहे, पीछे बैक सपोर्ट लेकर के आप काम करें। जो कई बार बहुत सारे हमने बच्चों को देखा है जो स्टडी कर रहे हैं या फिर उनको मोबाइल भी देखना है, तो उन्होंने कोहनी एकदम बेड पे ऐसे लेट के कोहनी गड़ा के और वो ऐसे आंखों के आगे लैपटॉप या मोबाइल रखा है। बिल्कुल, वो चीज आपको, आपकी आंखों के लिए भी नुकसानदायक है, आपके बैक के लिए भी नुकसानदायक है, आपकी बॉडी ओवरऑल नुकसानदायक है, तो वो आपको अवॉइड करना है। स्क्रीन टाइम बेसिकली कम करना है आपको। क्या कुछ और भी ऐसे टिप्स हैं जो हमारी बोन हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आपके अनुभव के अनुसार? बोन हेल्थ के लिए मैंने आपको बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट है आपका वेट ट्रेनिंग। ओके। जो कि हम लोग अक्सर अवॉइड करते हैं। वेट ट्रेनिंग यानी कि आप घर पे, आप चाहे तो आप घर पे भी वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं। आप बॉडी वेट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, पुशअप्स हो गए, स्क्वाट्स हो गए, लंजेस हो गए, या फिर आप रेजिस्टेंस बैंड ला करके कर सकते हैं। आप एक बैंड आता है जिसमें आप स्ट्रेचेबल बैंड होता है, उससे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। मिनिमल वेट से आप घर पे भी कर सकते हैं। ओल्ड एज वाले जो पेशेंट्स होते हैं, ओल्ड एज पीपल होता है, उनको बहुत इंपॉर्टेंट होता है वेट ट्रेनिंग करना। वो इस चीज को अवॉइड करते हैं, वो क्या करते हैं, सिर्फ वॉक पे चले जाते हैं। हाँ, ये कॉमन चीज जो आसान उपाय लगता है, यही लगता है कि वॉक कर लीजिए। वॉक पे अच्छा है, वॉक पे जाना नुकसानदायक नहीं है। आप वॉक पे जाते हैं, अगर आप कार्डियक एक्सरसाइज करते हैं तो वो कार्डियक हेल्थ के लिए अच्छा है। आप कार्डियो करते हैं अगर आप, तो आपके दिल के लिए अच्छा है। डॉक्टर साहब एक इसमें आपको रोक रही हूँ बीच में, एक बहुत बड़ा मिथ कह लीजिए इसको या कुछ भी कह लीजिए, महिलाओं में तो अक्सर ये होता है कि हम दिन भर तो पूरा घर में काम करते हैं, इतना तो घूमते हैं, तो हमें एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, हमें ट्रेनिंग की स्पेशल जरूरत नहीं है। तो क्या ये मिथ है या फिर? ये बिल्कुल मिथ है। आपको स्पेशल जॉइंट्स के लिए आपको स्पेशल एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी। आपको वेट ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी। आप घर के एक्सरसाइज को उसमें इंक्लूड, घर के काम को उसमें इंक्लूड बिल्कुल नहीं कर सकते। ओके। और आप उसको अलग से रखना पड़ेगा बिल्कुल जो है। आपको इसलिए वेट ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको दिन में आधा घंटे से 45 मिनट का वेट ट्रेनिंग करें, हफ्ते में 4 या 5 बार करें, वो आपकी बोन्स के लिए सबसे बढ़िया है। ओके। और अच्छी डाइट लें। जो एल्डरली एज के जो लोग हैं उनको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? क्या उनकी फिजियोथेरेपी जरूरी है या फिर उनको वेट ट्रेनिंग कैसे करा सकते हैं? क्या हो सकता है? एल्डरली लोग जो है उनके लिए आप घर पर ही आप वेट ट्रेनिंग का स्टार्ट करें। मिनिमल वेट 1 किलो 2 किलो के साथ आप उनको एक्सरसाइजेस बताएं। ओके। आप उनको जो है बॉडी वेट के साथ एक्सरसाइज बता सकते हैं। आप जो है नहीं तो घर पे भी फिजियोथेरेपिस्ट को लगा सकते हैं, वो उनके एक्सरसाइजेस के लिए हेल्प कर सकते हैं। इनिशियली लगाएं, बाद में वो सीख जाएंगे तो अपने आप भी कर सकते हैं। तो फिजियोथेरेपी की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो फिजियोथेरेपी भी बिना डॉक्टर की सलाह के की जा सकती है या फिर सलाह लेना जरूरी है? कोई प्रॉब्लम है तो आप फिजियोथेरेपिस्ट से मिल सकते हैं। आपको लग रहा है कोई मेजर प्रॉब्लम है तो आपको फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर शशांक जिंदल जी, आपने बहुत ही साधारण भाषा में और बहुत ही आसान उपायों के साथ बोन हेल्थ को कैसे आप दुरुस्त रख सकते हैं इसके बारे में हमारे दर्शकों को बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी है। आपका अमर उजाला पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ और किसी नए विशेषज्ञ के साथ। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।